Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल में से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। आज हम एक बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड दैट इज द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। देखिए, अगर आप एलएलबी, एलएलएम या यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आज का ये सेशन आपके लिए एब्सोल्यूट गोल्ड माइन होने वाला है। आज हम एक्चुअली समझेंगे कि कैसे क्राइम सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी का ही एक बाय प्रोडक्ट है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। यहाँ हमारा रोड मैप है जो आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस और यूजीसी नेट पैटर्न से परफेक्टली अलाइन करता है। पहले हम देखेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, फिर आएंगे डिफरेंशियल एसोसिएशन पर, उसके बाद कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और आखिर में एक बहुत ही क्विक हाई यील्ड एग्जाम रिवीजन। ऑलराइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू आवर फर्स्ट मेजर फ्रेमवर्क, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी गिवन बाय पार्क एंड बर्जेस इन 1925। कॉन्टेक्स्ट ये था कि उस टाइम शिकागो में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा था। लोग गांव छोड़कर शहर आकर बस रहे थे और इस रैपिड चेंज ने क्राइम को एग्जैक्टली कैसे बढ़ाया, यही इनका मेन फोकस था। सो बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी एसेंशियली ये समझाती है कि एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी में ना आपकी फैमिली, आपके स्कूल्स और कम्युनिटी आपके बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हैं। पर जब सोसाइटी में रैपिड चेंजेस आते हैं, जैसे मैसिव इमिग्रेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सोशल बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। कम्युनिटीज अपनी सोशल कंट्रोल मेंटेन करने की एबिलिटी बिल्कुल खो देती हैं, और जब ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहां क्राइम ऑटोमेटिकली शूटअप हो जाता है। बहुत लॉजिकल है, राइट? अब ध्यान दीजिए द फेमस शिकागो जोनल मॉडल पर। पार्क एंड बर्जेस ने पूरे शिकागो सिटी को 5 जोन्स में डिवाइड किया था। इसमें जो जोन 2 है, यानी द जोन ऑफ ट्रांजिशन, वो एक स्लम एरिया था जहां पॉवर्टी और इमिग्रेंट्स सबसे ज्यादा थे। और गेस व्हाट, यहीं पर सबसे हाईएस्ट डिलिंक्वेंसी रिकॉर्ड की गई। एग्जाम में यूजीसी नेट एग्जामिनर्स का ये एब्सोल्यूट फेवरेट क्वेश्चन है। अगर पूछें किस जोन में हाईएस्ट क्राइम था, योर आंसर इज ऑलवेज जोन 2। इस मॉडल से उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्राइम आपके एनवायरनमेंट से लिंक करता है, आपकी रेस या हेरिडिटी से नहीं। बट वेट, हर थ्योरी की तरह इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थीं। क्रिटिक्स ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि ये थ्योरी पुलिस डेटा पर बहुत हेवीली रिलाई करती है, जो ऑब्वियसली बायस्ड हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी स्लम एरिया में क्राइम इतना ज़्यादा है तो वहाँ के कुछ बच्चे टोटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स कैसे बन जाते हैं? प्लस ये थ्योरी मिडिल क्लास और अपर क्लास के वाइट कॉलर क्राइम्स को तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पर यू नो व्हाट, इन सब क्रिटिसिज्म्स के बावजूद इस थ्योरी का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि इसने दुनिया भर में प्रिजन और कम्युनिटी पुलिसिंग रिफॉर्म्स को ट्रिगर किया। Okay, now moving on to the absolute heavyweight champion of criminology exams, differential association theory. इसे एडविन सदरलैंड ने 1939 में propound किया था। अगर आपको एग्जाम्स में टॉप करना है तो इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए। सदरलैंड का फॉर्मूला ऑनेस्टली बिल्कुल सिंपल था। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम यानी बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता, पीरियड। क्रिमिनल बिहेवियर को प्योरली लर्न किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप साइकिल चलाना या कोई और डेली स्किल सीखते हैं। और ये लर्निंग होती कहाँ है? ये मोस्टली होती है आपके इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स में, जैसे आपकी फैमिली, आपके क्लोजेस्ट पीयर्स या फिर लोकल गैंग्स के थ्रू। इनफैक्ट लुक एट दिस, क्राइम इज नॉट इनहेरिटेड, इट इज लर्नड बिहेवियर। मेरे हिसाब से इस एग्जैक्ट गोल्डन रूल को आप अभी मेमोराइज कर लीजिए। जब आप अपने एलएलबी के सब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर लिखेंगे ना, तो इस कोट को जरूर हाईलाइट करिएगा। ये पढ़ते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको सदरलैंड का कोर कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। ये कोर आइडिया आगे चलकर सदरलैंड के 9 प्रोपोजिशंस में बिल्ड होता है। यहाँ मैं उन्हें समराइज कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि क्रिमिनल बिहेवियर हमेशा पर्सनल इंटरैक्शन से लर्न किया जाता है, और आप सिर्फ अकेले क्राइम करना नहीं सीखते, आप उसकी प्रॉपर टेक्निक्स और उसके पीछे के मोटिव्स और एटीट्यूड्स भी सीखते हैं। एक और ट्रिकी पॉइंट यहाँ ये है कि आपका क्रिमिनल एसोसिएशन कितना स्ट्रांग होगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी और इंटेंसिटी पर। मतलब एक रैंडम कैजुअल कॉन्टैक्ट का इतना असर नहीं होता जितना आपके रोज मिलने वाले क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड का होता है। अब आते हैं सदरलैंड की थियरी के एक्चुअल टिपिंग पॉइंट पर। एक आम इंसान डेलिंक्वेंट आखिर बनता कब है? वो तब बनता है जब उसके माइंड में प्रो क्राइम डेफिनेशंस, यानी क्राइम को सही मानने वाले एटीट्यूड्स, उसके एंटी क्राइम डेफिनेशन से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं।
अगर किसी एनवायरनमेंट में चोरी करने को नॉर्मल या कूल माना जाता है तो एक बच्चा बहुत इजीली उस एटीट्यूड को एज अ नॉर्मल टेक्निक अडॉप्ट कर लेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 1960, क्लावर्ड और ओलिन ने इसी थियोरी को थोड़ा अपग्रेड किया और डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी दी। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्राइम सीखा जाता है, बट क्रिमिनल बनने के लिए सिर्फ डिजायर होना ही काफी नहीं है ना। क्राइम कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनइक्वल एक्सेस टू इलिजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज। यानी एक सक्सेसफुल क्रिमिनल बनने के लिए आपको इलीगल नेटवर्क्स, गैंग्स या उस ड्रग ट्रेड का एक्चुअल एक्सेस भी तो मिलना चाहिए, जो हर किसी के पास होता नहीं है। ऑफ कोर्स सदरलैंड की ये थ्योरी फ्लॉलेसली परफेक्ट नहीं थी। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि इसने पीयर इन्फ्लुएंस पर इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। फिर ये थ्योरी इंपल्सिव या इमोशनल क्राइम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे अगर कोई अचानक गुस्से में मर्डर कर दे तो वो प्री लर्न्ड थोड़ी होता है। एक और फेमस आर्ग्यूमेंट है एसोसिएशन लिमिटेशन, कि भाई अगर क्रिमिनल्स के साथ रहने से कोई क्रिमिनल बनता है तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स, जेलर्स और जजेस क्रिमिनल क्यों नहीं बन जाते? They interact with criminals literally every single day. Now let's look at our third and final major theoretical framework, culture conflict and social control theory. ये framework इस बात पर फोकस करता है कि कैसे अलग-अलग ग्रुप्स के बीच के natural conflicts की वजह से actually नए crimes पैदा होते हैं। इसमें सबसे पहले जॉर्ज वॉल्ट की कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को समझना जरूरी है। वॉल्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी बेसिकली अलग-अलग इंटरेस्ट ग्रुप से बनी है और हर ग्रुप के अपने खुद के रूल्स या कंडक्ट नॉर्म्स होते हैं। इन ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट आना एक नेचुरल सी बात है। अब होता यह है कि जो ग्रुप डोमिनेंट होता है, जिसके पास पावर होती है, वो अपने नॉर्म्स दूसरे वीकर ग्रुप्स पर इम्पोज करता है और अपने फायदे के लॉज बनाता है, और इसके चक्कर में वीकर ग्रुप का नॉर्मल कल्चर भी कई बार क्रिमिनलाइज हो जाता है। और इस कल्चर कॉन्फ्लिक्ट को थॉर्स्टन सेलिन ने दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया। लेट मी टेल यू, ये यूजीसी नेट में एक गारंटीड मैचिंग क्वेश्चन है। पहला है प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट। ये तब होता है जब दो बिल्कुल ही अलग कल्चर्स आपस में डायरेक्टली क्लैश करते हैं, जैसे एक नई माइग्रेंट ग्रुप के रूल्स और होस्ट कंट्री के लॉज। दूसरा है सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट। ये तब होता है जब एक ही बड़ी कल्चर ब्रेक होकर अलग अलग छोटी सब कल्चर्स में बढ़ जाती है और आपस में ही कंपीट करने लगती है। एक और बहुत क्विक मेंशन बनता है डॉक्टर रेकलेस की सोशल वल्नरेबल थ्योरी का। इनका अप्रोच थोड़ा अलग था। इनका मानना था कि क्रिमिनल बिहेवियर बेसिकली तब इमर्ज होता है जब कोई मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल ग्रुप उस डोमिनेंट ग्रुप के खिलाफ रिवोल्ट करता है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इन ग्रुप्स को सिर्फ पनिश करना इज नॉट द आंसर। द रियल लीगल रेमेडी इज उन्हें प्रॉपर सोशल सपोर्ट और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हमने सारी मेन थ्योरीज कवर कर ली हैं। अब वक्त है हमारे फाइनल हाई यील्ड एग्जाम रिविजन का। लेट्स क्विकली लॉक इन एवरीथिंग यू जस्ट लर्नड, ताकि एग्जाम हॉल में आपको हर एक कीवर्ड इंस्टेंटली याद आ जाए। सबसे पहले अपने दिमाग में इस टाइमलाइन का एक क्रोनोलॉजिकल मैप बना लीजिए। 1925 में आती है शिकागो स्कूल अपनी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और उन 5 जोन्स के साथ। फिर 1939 में सदरलैंड आते हैं अपनी लर्निंग थ्योरी यानी डिफरेंशियल एसोसिएशन के साथ। और फिर उसके एकदम बाद 1960 में क्लावर्ड और ओलिन सेम लर्निंग थ्योरी में अपॉर्चुनिटी का क्रूशल कॉन्सेप्ट ऐड करके उसे अपग्रेड कर देते हैं। याद रखिए, ये थियरीज सिर्फ टेक्स्ट बुक हिस्ट्री नहीं है, इनका मॉडर्न लीगल वर्ल्ड पर मैसिव इम्पैक्ट रहा है। इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी फोकस को शिफ्ट करना कि क्राइम इंडिविजुअल का नहीं, सोसाइटी का इशू है। इसी थॉट प्रोसेस की वजह से आज हमारे पास ओपन जेल्स हैं, इंडिया में एक्टिव पैरोल और प्रोबेशन सिस्टम्स हैं, और हमारा रिफॉर्म्ड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ओके, रैपिड फायर एग्जाम प्रेप टाइम। मैं चाहता हूं आप स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए राइट नाउ। ये लिस्ट लिटरली आपके मैचिंग क्वेश्चंस का चीट कोड है। पार्क एंड बर्जेस को हमेशा मैच करें शिकागो जोन से, एडविन सदरलैंड मैच होंगे लर्न्ड क्राइम से, क्लावर्ड और ऑलिन देखें तो डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी टिक करना है। जॉर्ज वोल्ड इज डायरेक्टली कल्चर कॉन्फ्लिक्ट और थॉर्स्टन सेलिन माने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट। इस लिस्ट को बस याद कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहता हूं। अगर सदरलैंड और बाकी सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट 100% सही हैं कि क्राइम बस सोसाइटी का प्रोडक्ट है और प्योरली एक लर्न्ड बिहेवियर है, तो फिर ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहला क्रिमिनल आखिर आया कहां से? उसने क्राइम किससे लर्न किया था? थिंक अबाउट इट। ये एक क्लासिक पैराडॉक्स है जो इस स्कूल की लिमिटेशन को हाईलाइट करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। हैप्पी स्टडिंग, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.